तो हम आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 4 मुख्यमंत्रियों और राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसमें जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का रोड मैप सामने सौंपेगी। ये भी बताएगी कि विकास के लिए सरकार क्या क्या करना चाहती है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के साथ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वो प्रोसेस विधानसभा चुनाव तक भी जाएगी परिसीमन के बाद। 3.5 घंटे से बैठक जारी है। इस बैठक में सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती इसमें मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर गुलाम नबी आजाद भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा घाटी के क्षेत्रीय दलों के नेता भी इसके अंदर शामिल है। बैठक में लगातार मंथन चल रहा है, 3.5 घंटे से मंथन चल रहा है। अब किसी भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्लोजिंग रिमार्क हो सकता है। शायद हमको लाइव देखने को भी वो मिल सकता है। प्रधानमंत्री जब इस बैठक को संबोधित करें वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कई सारे मेरे खास कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मधुरेंद्र इस वक्त मौजूद है। मधुरेंद्र विदेश मंत्रालय और कश्मीर के मसलों पर नजर रखते हैं। विकास चंद्रा पॉलिटिकल प्रोसेस पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू से शहनवाज खान है, श्रीनगर से मीर फरीद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मधुरेंद्र आपके पास आऊंगा। गुरुवार को यूजुअल ब्रीफिंग होती है एमईए का, उस ब्रीफिंग के दिन उसका आज के दिन होना और आज के दिन विदेश मंत्रालय का यह बयान कि हम कश्मीर में अपने पुराने बयान पर कायम हैं कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन बातचीत का माहौल पाकिस्तान तैयार करे, क्योंकि भारत कह चुका है टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय का यह स्टैंड कितना महत्वपूर्ण है मधुरेंद्र आज के दिन? ठीक है, इसी बात को लेकर चलता हूं मैं एनके सिंह सर के साथ। सर, कितना महत्वपूर्ण है विदेश मंत्रालय का आज ये कहना? दीपक, मैं आपके एनालिसिस का कायल हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ये पाकिस्तान को चेतावनी से ज्यादा ये है कि ये जो महबूबा मुफ्ती ने कल कहा है ये उनके लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान ये का इंटरवेंशन जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल बार्ड है और ये कतई स्वीकार्य नहीं है। लिहाजा महबूबा को ये मैसेज था और ये गुफ्कार अलायंस के लोगों को ये मैसेज था कि बाहर निकल के अगर वो किसी तरह ऐसा कुछ कहना चाहे तो पहले ही से उसको हम ब्लॉक कर दें। विदेश मंत्रालय से स्टेटमेंट इसीलिए दिलवाया गया है कि ताकि कोई भी कल कश्मीर का नेता ये ना कहे कि साहब हम चाहते थे कि पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहे, लिहाजा उनसे भी बात हो। इसके लिए वो किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान को हम चेतावनी, यही तो हमारा स्टेटेड पोजीशन है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पे बल्कि अब तो पाकिस्तान से कहते हैं पीओके हमारा है, लिहाजा उस पर और निगोशिएट करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को चेतावनी देने का इस समय, और वो भी तब जबकि बैक चैनल डिप्लोमेसी से पाकिस्तान से बेहतर संबंध की बात हो रही है और आपने देखा होगा सीमा पे कुछ सीज फायर की स्थिति बन रही है। दूसरा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मतलब कहने पे, इनिशिएट करने पे एक और भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इनफॉर्मल बातचीत चल रही है। लिहाजा ऐसे में भारत को ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए नहीं देना है, ये कश्मीर के नेताओं को देना है कि कल वो निकल के कुछ ऐसी चीज ना कहे, इसको पहले ही से ब्लॉक कर दिया जाए। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, मोदी जो इस समय बोलने जा रहे हैं बहुत सिंपल सा है। 28,400 करोड़ का जनवरी में जो पैकेज आया था उसका मॉडल जो बना था वो इतना खूबसूरत था। मैंने पूरा मॉडल देखा है, क्योंकि मैंने उसको स्टडी किया, इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। उसमें 80% वहां के लोकल यूथ के लिए कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, इसके लिए उनको लोन देने की बात थी ताकि वो मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन में आए। और ये बहुत ही सक्सेसफुल एक पैकेज था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू इसको इनिशिएट किया था और उसका रिस्पांस भी मिल रहा है। दूसरा ये था कि जनवरी में ही, मेरे ख्याल से 8 जनवरी की बात है, अखबार में इश्तिहार निकाला गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कि 13,000 लोगों को नौकरियां हम और देने जा रहे हैं। 11,000 एक मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि मधुरेंद्र के पास एक जरूरी अपडेट आया है, हम सबको वो जान लेना जरूरी है। मैं इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मधुरेंद्र क्या अपडेट आया है बैठक से? देखिए, हमारी जो शुरू हो चुकी है, अभी
गाड़ी निकली है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की गाड़ी थी। आप हमारे ठीक पीछे देखें तो जो हलचल शुरू हो चुकी है उसका एक तरह से हम समूचा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम हाउस का ये आउट गेट है और यहाँ से अभी जो गाड़ी निकली है वो मनोज सिन्हा की गाड़ी थी, जो कि राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। और इससे आप साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये बैठक जो है अब खत्म हो चुकी है और जाहिर तौर पर बाकी की गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हलचल आप देखिए कि पीएम हाउस के आउट गेट पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एसपीजी सिक्योरिटी का पूरा कवर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर एक तरह से रोड पर दूसरी तरफ गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पिछले जो चौराहे हैं वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही, यानी इस पूरे रोड को जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कवर में ले लिया गया है। यहाँ सामने आप देखिए कि आउट गेट पर हलचल चल रही है और इस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त जो है वो बैठक के ठीक खत्म होने के साफ संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल के निकलने का साफ मतलब है कि ये बैठक समाप्त हो चुकी है। मनोज सिन्हा गाड़ी ठीक सामने हमारे निकली और उसके बाद इस रोड की हालत हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे रोड पर इस वक्त रूट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आपको गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वहां पर एसपीजी सिक्योरिटी के जो ये मुझे शायद दिखाई दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम आपको दृश्य फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी आ रही है शायद पीछे, देखिए आपको लाल झंडा लगा हुआ है। आवास के आउट गेट से ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ का मोमेंट इस वक्त जो है वो इस तरह से देखा जा सकता है कि ठीक सामने आप देख रहे हैं ये पार्किंग भीतर है जहाँ पर तमाम गाड़ियां लगी हैं किसी गवर्नर नेताओं की जो कि इस बैठक में शामिल हुए हैं और उनके निकलने का सिलसिला भी एक के बाद एक अब शुरू हो रहा है। जो तस्वीरें भीतर हमें दिखाई दे रही है उसके जरिए हम आपको बता सकते हैं कि बैठक की समाप्ति के बाद अब एक के बाद एक गाड़ियां जो हैं वो बाहर आने लगी हैं और इस तरह से अब ये बैठक लगभग 3 घंटे से जो ज़्यादा चली जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, उस बैठक की समाप्ति के बाद का दृश्य जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर से। एक बार फिर से देखिए कि आउट गेट खुलता हुआ और उसके बाद एक और गाड़ी जो है वो बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। हमें कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए कि ये जो गाड़ी का काफिला है वो किसका है, क्योंकि यहाँ पर भीतर गाड़ियों के काफिले में चूँकि 4 मुख्यमंत्री जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ भीतर बैठक में मौजूद थे, लिहाजा समूचा लाव लश्कर है और चूँकि जम्मू कश्मीर के नेता हैं लिहाजा उनके साथ जो है वो भारी सुरक्षा कवर होता है। साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री आवास है, इस बैठक में गृह मंत्री खुद मौजूद हैं, लिहाजा आप देखिए कि बैठक की समाप्ति के बाद किस तरह से समूचा यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई है और एक के बाद एक जो है यहाँ पर नेताओं के निकलने का जो सिलसिला है उसको हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से अब बैठक के ठीक बाद का ये दृश्य जो है और वो ये गाड़ी आ रही है कश्मीर के नेताओं की। मधुरेंद्र, ये गाड़ी मुझे दिखाई दे रही है पिक्चर्स में कश्मीर के नेताओं की। आपको मैं दिखा रहा हूं कि गाड़ी है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री की है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी है जो कि निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो अभी काफिला निकला है उसमें फारूक अब्दुल्ला का काफिला जो है वो बताया जा रहा है और ठीक इसके बाद आप देखिए कि ये गाड़ी जो सामने निकलती जा रही है इसमें जितेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर से बतौर नेता और केंद्रीय मंत्री तो हैं ही बैठक में शामिल थे, उनकी गाड़ी ये सामने निकल के जा रही है। और इस तरह हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह एक के बाद एक यहाँ पर जो बैठक के ठीक बाद का दृश्य जो है वो हमारे कैमरे में कैद हो रहा है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ की जो सड़क है जहां से प्रधानमंत्री का आउट गेट है वो सड़क पूरी और ये गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी निकल रही है मेरे ख्याल से आवाजाही के लिए सामान्य जन के लिए बंद कर दिया गया है और वहां से सिर्फ जो है नेताओं की गाड़ियां निकल पा रही हैं। और यहाँ देखिए कि पुलिस की कितनी भारी बंदोबस्त और यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैयार है। आप देखिए रोड पर जो है यहाँ पर IPS अधिकारी खुद DCP जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। यहाँ पर पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। ठीक सामने गेट पर SPG का सुरक्षा कवच जो है वो भी दिखाई दे रहा है और इस तरह यहाँ पर जो है एक तरफ जो ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और जो भीतर बैठक खत्म होने के बाद नेताओं के निकलने का सिलसिला है वो जारी है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर यह माना जा रहा है कि गुपकार गैंग से कोई नेता एक आकर अपने बयान को मीडिया के सामने भी दर्ज करेगा और उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि वो नेता कौन होगा जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपनी बात लाकर बैठक के ठीक बाद मीडिया के सामने रखे। तो उसका भी इंतजार जो है वो हम लोग कर रहे हैं। दीपक जी ठीक है। मधुरेंद्र एक बात और समझाइए बैकग्राउंड के लिए, जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए समझाइए कि जिन 14 नेताओं को बुलाया गया था किस आधार पर बुलाया गया था? पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर 4 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सभी लोग आए थे। बताइए इसको समझाइए कि किस आधार पर इन नेताओं को बुलाया गया था वैली के।
देखिए, इन नेताओं को बुलाने का आधार ये था कि जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें शिरकत करने वाले जो दल हैं उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर इन नेताओं को बुलाया गया था और इसी आधार पर उनको चुना गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उन नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया था और इस बैठक में उनको तरजीह दी गई थी। और अब जबकि बैठक समाप्त हो गई है तो अब नेता निकलने लगे हैं। अब इस बात का इंतजार है कि दरअसल नेताओं ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात क्या रखी, क्योंकि हमने देखा कि गुप्कार गैंग में ही एक तरह से पूरी फूट जो है वो उभर कर बैठक के ठीक पहले सामने आ चुकी थी। लिहाजा जो सरकार का एजेंडा है उस पर कितना ये सहमत हो पाए या फिर इनकी असहमति जो कि अपने आप में बटी हुई है वो दर्ज हुई। आप देखिए ठीक सामने एक और आपको रेंज रोवर गाड़ी जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। ब्लैक शीशे लगे हुए हैं, लिहाजा रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो रहा है कि भीतर कौन है। लेकिन एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इन गाड़ियों में पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद की गाड़ी अभी निकली है, वो भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। गुलाम नबी आज़ाद जो कि घर पर जाएंगे तो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। और ये देखिए हाथ हिलाते हुए जो बीजेपी के नेता हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से मीडिया के कैमरों पर हाथ हिलाकर जाते हुए बीजेपी के नेता जो है रैना वो दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनकी गाड़ी भी आगे की तरफ जा चुकी है। तो ये रविंद्र रैना की गाड़ी जो है वो हमने दिखाई। तो इस तरह ये बैठक की समाप्ति के ठीक बाद का दृश्य प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं और ये आउट गेट है जो कि अब बिल्कुल खुल चुका है और इसके बाद यहाँ पर नेताओं के निकलने का सिलसिला जारी है। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री की इस बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास के साथ साथ वहाँ चुनाव का जो एजेंडा रखा गया है, परिसीमन के बाद जो है किस तरह से वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को फिर से आसीन किया जाए और एक जो राज्य व्यवस्था है उसको पुनः बहाल किया जाए, उसके बाबत जो बातचीत हुई है वो कितनी सकारात्मक रही, कितनी सार्थक रही, उस पर सरकार का एजेंडा और वहाँ के राजनीतिक दल हैं उनके अपने एजेंडे के बीच क्या टकराव की स्थिति रही या फिर आम सहमति बन पाई। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों से अभी पर्दा उठना बाकी है और हम लोग इसी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं ताकि एक बयान जो कि केंद्र सरकार की तरफ से आना है जिसमें वो बताएंगे कि बातचीत का उनका एजेंडा क्या रहा और ये बातचीत कितनी सार्थक हुई। और दूसरा जो जम्मू कश्मीर से शिरकत हुए नेता हैं दरअसल जो कि माने जाते हैं कि केंद्र के विरोधी पक्ष के नेता हैं, खासतौर पे गुप्कार गैंग के नेताओं की बात करें, उन्होंने अपनी बातों में क्या रखा, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी जो है वो यहाँ पर गहमा-गहमी चल रही है और हलचल जारी है। कुछ नेताओं का मूवमेंट यहाँ से जम्मू कश्मीर भवन की तरफ हो रहा है, लेकिन हमारी टीम मौजूद है, वहाँ से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जी दीपक जी मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, ये बात तो केंद्र सरकार रीअफर्म करके किसी ना किसी तरह से इन गुपकार गुट के नेताओं को बता देगी कि 370 और 35 से इसकी वापसी अब असंभव है। मेरे ख्याल से सरकार का ये क्लियर स्टैंड है, किसी भी तरह इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जता दिया जाएगा इन नेताओं को कि अब इससे आगे की बात की जाए। देखिए जता दिया गया है, इन नेताओं को जता दिया गया है कि 370 की बात करें या 35 की बात करें उस पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। अब वो बिल्कुल तय है कि उसको पुनः बहाल करने जैसी कोई सूरत नहीं है और उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर कट केंद्र ने इस बैठक में इस बाबत तमाम जम्मू कश्मीर के उन नेताओं को समझा दिया जो अभी तक 370 का राग अलापते रहे हैं। और ये देखा जाए तो इस मसले पर वे खुद बैकफुट पर खड़े हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 370 के हटने के बाद या फिर 35 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम में जिस विद्रोह की वो कोशिश कर रहे थे, जिस तरह की आग वो सुलगाने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरह से विफल हुई। डीडीसी के चुनाव में ही हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम ने खुलकर जो है वो जमहूरियत का साथ दिया, अपना वोट दिया, अपने नुमाइंदों को चुना, अपने प्रतिनिधियों को चुना। तो ये उनके एजेंडे से अब जम्मू कश्मीर नहीं चल रहा है, इस बात का एहसास भी उनको जरूर होगा और इसीलिए सही समय का चुनाव करते हुए केंद्र सरकार ने चुनाव का एक तरह से देखा जाए तो वहां पर बिगुल बजा दिया है क्योंकि इससे पहले डीडीसी और लोकसभा के चुनाव जो हैं वो बेहद हम कहें कि जन समन से संपन्न कराए गए, जिसके बाद इस चुनाव के लिए अब पूरा माहौल जो है वो तैयार है और ये बैठक की गई। दीपक जी ठीक है मधुरेंद्र, एक बात विकास चंद्रा से भी समझ लेते हैं। विकास, मनोज सिन्हा जी अब कहाँ के निकले हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर निवास पहुंच चुके हैं? और ब्रीफिंग आप केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना कोई बयान तो आएगा, कोई ना कोई स्थिति स्पष्ट करेगा कि बातचीत का मुख्य एजेंडा क्या है। आपके हिसाब से क्या बात होनी थी इस बैठक के अंदर विकास? जी निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की ओर से बिल्कुल बताया जाएगा क्योंकि पहले जब इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश मैंने की थी कि आखिर एजेंडा क्या है, सरकार ने किन एजेंडों पर कश्मीर के नेताओं को बुलाया है,
तो ये बताया गया था कि जब बैठक खत्म हो जाएगी तो सरकार के एजेंडे को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से कोई अधिकृत व्यक्ति जरूर सरकार के एजेंडे को बताएगा कि किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर से आए हुए नेताओं की बातचीत हुई, और उस वक्त ये भी जानकारी जरूर सामने आएगी कि आखिर जो कश्मीर के आए हुए नेता हैं, खास तौर पर जो गुपकार गुट है, उसने क्या मांगे रखी, क्या बात थी, उनके जो एजेंडे जो वहाँ उन्होंने कश्मीर में ही साफ किए थे, वो एजेंडे क्या इस बैठक में उस पर चर्चा हुई या नहीं हुई। लेकिन देखिए, जिस तरीके से धारा 370 या 35 की बात करें या पाकिस्तान से बातचीत की बात थी, तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते उस पाकिस्तान वाले मसले पर तो फारूक अब्दुल्ला ही पलट गए थे गुपकार गुट के उस फैसले से। जहाँ तक रहा सवाल धारा 370 और 35 की बात, तो सरकार ने एक तरीके से अब बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया, क्योंकि सरकार ने एजेंडा नहीं बताया, लेकिन बीजेपी के नेता ये बार बार बोल रहे थे कि अब तो इधर बैठे हम, क्योंकि ये सर आप ऐसा गोल बनाइए, हम 3 भाषणों में जाएंगे। अभी हमसे उठे भी नहीं, अब ऐसा गोल बनाइए। अभी चलो आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अर्चना अंदर ट्राइपॉड ओवर ढाल, गोल होता है चौकोर नहीं। हो सकता है कि वो आपको 1 मिनट पकड़ोगे, इधर आ जाओ। तो गुलाम नबी आजाद बैठक से बाहर निकल चुके हैं। कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ प्रेस से बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे गुलाम नबी आजाद जी जो भी कहते हैं बेहद महत्वपूर्ण होगा ये सुनना कि गुलाम नबी आजाद क्या कहते हैं, सरकार से क्या बातचीत हुई है, 370 और 35A के बारे में क्या सरकार ने किसी तरह की टिप्पणी की है या पहले ही बता दिया गया था कि नहीं, इस मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। देखिए वीडियो फुटेज आ रही है, आपको सामने वाली रो में साफ खड़े दिखाई दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती हैं, उसके बाद उनके बगल में उमर अब्दुल्ला है। यहाँ पर आपको महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला साहब दिखाई दे रहे हैं। सज्जाद लोन ने कहा है कि पीएम के साथ बैठक सकारात्मक रही, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। सज्जाद लोन का कहना है। सज्जाद लोन इन तमाम नेताओं में बीजेपी की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड माने जाते हैं, सारे गिले शिकवे दूर हुए, ये सज्जाद लोन का कहना है। 2002 का वो दिन याद है जब सज्जाद लोन के पिता अब्दुल गनी लोन की हत्या की गई थी और उस जगह पर मैं मौजूद था। जो गोली उनको लगी थी वो मेरे कान के पास से निकल कर गई थी। सज्जाद और मैं एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और सज्जाद के बारे में कहा जाता है कि वो गरमपंथी नहीं, नरमपंथी गुट के नेता हैं, लेकिन गुपकार गुट में वो भी बने हुए हैं। अब सज्जाद लोन का ये कहना सारे गिले शिकवे दूर हो गए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक काफी सकारात्मक रही, सज्जाद लोन ने यह कहा है। और अब हम सुनेंगे गुलाम नबी आजाद साहब को, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, घाटी के बड़े नेताओं में से हैं, केंद्र में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं, अभी अभी एलओपी पद, राज्यसभा में लीडर पद उनका से रिटायर हुए हैं क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। अब उन्होंने इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा, यह बात सामने आएगी। अभी हम देख रहे हैं सभी जगह हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था, यूसुफ तारिगामी ने भी कहा था कि बैठक के बाद जो कुछ होगा उस पर बराबर बात की जाएगी। मंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक तरह से सुना। मुझे लगता है जिस माहौल में आज बातें हुई है कश्मीर के लिए, इसमें खुश आइन ये है कि कम से कम कन्फ्यूजन और जो वहाँ बात इमोशनल सियासत की होती थी, इंशाल्लाह लगता है कि आगे को वो नहीं होगा। डिलिमिटेशन की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सबको कहा कि एसोसिएट्स के साथ हो जाइए और सब दलों को उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हमारे लोगों को तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर की। फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर मीडिया का बड़ा जमावड़ा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि बैठक के बाद ओपन एंडेड डिस्कशन है, कोई एजेंडा नहीं है, बात करी जाएगी मीडिया से। फारूक अब्दुल्ला भी बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती भी बात कर सकती हैं, उमर अब्दुल्ला भी बात कर सकते हैं। सज्जाद लोन ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि ये बैठक काफी सकारात्मक रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सबसे आगे फारूक अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, उसके बाद गुलाम नबी आजाद, सीनियरिटी के हिसाब से बिठाया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इसी तरह का रहता है। और तीसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती बैठी हुई हैं, तीनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। परिसीमन पर पीएम से बात हुई, अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा है
जम्मू कश्मीर के विकास पर बात हुई, अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा है। लेकिन अभी देखिए, गुपकार गैंग भी जिसे कहा गया, गुपकार गैंग के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि हमने 370 और 35A को वापस लाने की बात कही। तो मेरे ख्याल से बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी है। शायद उन तरीके से हटाया गया, दुख तो हुआ, उसकी शिकायत तो जरूर की लोगों ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले। और उन्होंने कहा जूं ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का, और हम लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं वहाँ। वही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और आश्वासन यही दिया गया है कि दिस इज द रोड मैप टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शन, डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, इलेक्शन हो जाए। और कहा स्टेटहुड वी आर कमिटेड, वो भी बहाल करेंगे, टाइम आने पे वो भी बहाल करेंगे। इलेक्शंस के लिए नहीं, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया गया। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिलिमिटेशन, जितना जल्दी डिलिमिटेशन हो जाए। सरहद पार की बात कर रहे थे उन्होंने। नहीं, आज तो हमें नहीं लगा किसी ने सरहद पार की बात की। आज तो बातें सब मुल्क की हुई, मुल्क के दायरे में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुई। और खुशी की बात है कि हर एक ने अपना दर्द सुनाया। और प्रधानमंत्री, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड अ फादरली फिगर आल्सो, ही हर्ड ऑल ऑफ अस। और जिसको आपको लगता है दर्द की दवा अब शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अल्ताफ बुखारी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं, ये घाटी की लोकल पार्टी है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जल्द ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 370 और 35A के मुद्दे पर उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर अपना फैसला सुनाएगी। जाहिर सी बात है, इस बैठक में 370 और 35A से क्या गुपकार गुट के नेता दूर रहे। पीएम ने कहा कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं, ये अल्ताफ बुखारी का कहना है। जम्मू कश्मीर के विकास की बात हुई, जिसके लिए केंद्र सरकार एक बड़ा भारी पैकेज दे चुकी है। परिसीमन होना है 2021 की जनसंख्या के आधार पर हो, यह भी मांग हो रही है। और कोविड की वजह से पहले यह बैठक नहीं हो पाई थी, बड़े मुश्किल हालात का सामना करा था। पहली और दूसरी लहर में भारत को लॉकडाउन लगा था लंबा, और जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को जो हटाई गई थी, 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद 2020 मार्च से हमने देखा कि किस तरह के लॉकडाउन में हमको जाना पड़ा था। फिर दूसरी लहर, अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड के चलते वो ये बैठक नहीं कर पाए हैं। तो बड़ी 2 खबर निकल कर आई है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक चुनाव वहां तक हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विकास का एक बड़ा रोड मैप दिया गया है। एम्स तैयार किए जा रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े रेल मार्ग बिछाए जा रहे हैं, दुनिया की सबसे ऊंचा रेल पुल बिछाया जा रहा है, कई सारी टनल बनाई गई हैं। और साथ ही साथ अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि हमारे गिले शिकवे जो हैं अब वो दूर होंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्नल टीपी त्यागी और एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी विकास चंद्रा जुड़े हुए हैं, श्रीनगर से मीर फरीद जुड़े हुए हैं, जम्मू से शहनवाज खान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलता हूं सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी के पास। मैं सीधे चलता हूं कर्नल टीपी। And I think there was a lot of emotional bonding given what has happened in the last 2 years, and we came out quite positive that hopefully there will be some delivery for the people of J&K in the medium run and also in the short What about long the future? What did the Prime Minister say, sir? Well, the Prime Minister, whatever he said is सर आपकी बैठक कैसी रही? सर हिंदी में भी बता दीजिएगा सर प्लीज। But he was responsive to every single point that was raised. Was there a point raised about speaking to Pakistan as well, because PDP had expressed that? Well, that PDP, I don't speak for PDP. No, but was it raised in the meeting? Madam, that you can ask her, not. पहले तो मैं अपने दोनों साथियों का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरे बाएं दाएं तरफ से गुलाम अहमद मीर साहब हैं, जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, एक्स मिनिस्टर हैं। और मेरे दाएं साइड तारा चंद जी हैं, जम्मू से, ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि किस तरह से
स्टेट डिसॉल्व हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीज़ों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज़्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने बताई कि बहुत बड़े ज़माने से हमारे डोमिसाइल, हिस्टोरिकली डोमिसाइल रूल्स थे। ज़मीन का तो हमारे महाराजा के ज़माने से था, 1925 के ज़माने से, और बाद में नौकरी का भी था। तो केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे ज़मीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजम हैं, IAS IPS वो तो आते रहेंगे, वो तो हर स्टेट में है, वहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी, वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए। फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो हैं पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है। ये हमारी मौलिक ड्यूटी है, सरकार की तो बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें, मदद करें कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाएं। और 5वां पॉइंट था कि जिस वक़्त 5 अगस्त को स्टेट के 2 हिस्से किए गए और डाउनग्रेड किया गया, उससे पहले और उसके बाद भी हज़ारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वर्कर्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ने की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के बहस से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा, उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 5 बड़े मुद्दे हमारे। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था, उस पर क्या डिस्कशन है? वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था। पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से, तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा। उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय, ज़्यादा बोलते, जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे, कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, जो आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलम्ब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता। तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन के
भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं प्रकार, आप लोग बैठक से संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। सर कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था कि बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में। तो लेकिन एक विंडो निकला तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब, आज खबर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा, सर्वदलीय बैठक। वो मुझे मेरी जानकारी, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ, जल्दी होना चाहिए। अगर इलेक्शन करना है और नॉर्मलसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का और सरकार का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार खुद अपने आप में लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती है, मंत्री का काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना है, जिसको पीएम ने स्वयं मांगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, उनकी एक अलग सिस्टम है काम करने का और राजनेताओं का अलग है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई अभी इतने साल से ये चल रहा है तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आता है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन मिलता है लोगों से, उस तरह से तो ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी नहीं, अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की। पर सर इस पर आपको बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के 5 पॉइंट्स लग रही हैं? आप जब फुल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एकदम साफ कह रहे हैं कि एलजी का शासन नहीं चाहिए? हाँ, हम लोगों ने बता दिया ना, नाम लेकर बताया, गवर्नर जिसमें हो। हाँ, बाकी सबने बताया कि अगर एलजी अच्छा है तो इसी को गवर्नर बनाओ और स्टेटहुड को दे दो, प्रमोट करो। आप लोग एलजी के काम से खुश हैं? इसका नहीं, बाय एंड लार्ज ने कहा पॉलिटिशियन है और समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, पॉलिटिशियन समझता है। बहुत फर्क होता अंतर में पॉलिटिशियन गवर्नर होना और नॉन पॉलिटिशियन गवर्नर होने में, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री चीज थी। सबका ये कहना था फुल फ्लैज स्टेट गाँव होनी चाहिए, हमारी भी वही पहली मांग थी, सबने उस पर बल दिया। कारगिल को और लद्दाख को और इस पूरा एरिया है, इसको लेके आप लोगों ने? नहीं, देखो उसके बारे में मैंने पूछा था अपने क्वेश्चन में कि उसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन चूंकि लद्दाख का, लेह और कारगिल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था तो उसका मतलब यही है कि उस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, बुलाया नहीं था। ये जो आजाद साहब कांग्रेस की जो 5 डिमांड आपने बताया, बाकी और पार्टियां, कितनी पार्टियां आपसे सहमत थी? आपने जो नहीं, अब मैं थोड़ी ये कहूंगा कौन मेरे सहमत थे, अंदर की बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीजें थी। तो जल्दी ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या अपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने हाल, और सब पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं और इशू भी सबका एक ही कारण था। अब मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे तो कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग हों। कोई और को वापस करने की मांग की या 35 को बहाल करने की मांग की किसी ने भी? किसने, बस मैंने बताया ना, अधिकतर कुछ लोगों ने कहा। माइक बंद कर दो, माइक अपना माइक। सर, प्रधानमंत्री का क्या बात हुई? ये जो बैठक अरे भाई, all the people were on the same page, belonging to different parties. They were on the same page that we have to address the problems faced by the people of Jammu and Kashmir. There were demands for the restoration of the state. So far as Article 370 was concerned,
I said the matter is pending in the Supreme Court, and let Supreme Court decide it. That was the point of मतलब आप view. ये चाहते हैं सर, आप ये चाहते हैं कि 370 और 35 पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले? Decision. सर आप लोग का कोई डिसीजन नहीं, आप चाहते हैं कि रिपील हो? That's to be argued in the court. आप चाहते हैं कि रिपील हो? It would be a contempt of सर court. आप चाहते हैं आपने प्रधानमंत्री के सामने क्या इस बात की मांग रखी कि धारा 370 और धारा 35A को रिस्टोर किया जाए, इस बात की मांग रखी आप लोगों ने? मैंने मांग सिर्फ नहीं रखी, लेकिन ये पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 370 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर करने का फैसला हो, वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। सर प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दे रहे सर, प्रधानमंत्री ने आप लोग की बातचीत में क्या कहा? नहीं, वो उनका अपने प्रेस सेक्रेटरी होगा, वो बताएगा। इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू से कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। 3 मुद्दे सर, 3 मुद्दे अहम थे। पहला ये था कि वहाँ पे जो स्टेटहुड है उसको कंटिन्यू किया जाए, दूसरा चुनाव की बात थी, और जिस तरह के वहाँ का एनवायरमेंट बना हुआ है, स्टेटहुड के बारे में सब लोगों ने डिमांड की। जो जिन लोगों ने बोला स्टेटहुड के बारे में ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस किया। चुनाव को लेकर कुछ कहा उन्होंने? कब तक चुनाव की संभावना? वो तो डिलिमिटेशन होने के बाद, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, जब डिलिमिटेशन हो जाएगी फिर दे विल डिसाइड when to hold the election. 2 साल के बाद लगभग आप लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, कैसी मुलाकात रही? सेटिस्फैक्ट्री रही? Very, very satisfactory, very friendly. People were very polite with each other. There was complete unanimity on the issue of restoring peace in Jammu and Kashmir. There was no doubt about that, and that the people will work together despite political differences. Thank you. ठीक है सर। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में 3.5 घंटे के लगभग मीटिंग चली है, और सभी पार्टियों के एक नुमाइंदे ने अपनी बात कही है। तो जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, इसके लिए एक शुरुआत हुई है, और जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी और उसके साथ जल्द ही इलेक्शन होंगे, इस प्रकार का एक कोशिश की है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जल्द से जल्द वहाँ पर कायम किया जाएगा। सर मैं वो 370 बात की, देखो उन्होंने सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। तो उसने ये कहा कि अगर 70 साल आपको लगे इसको तोड़ने में, तो हम भी कोशिश करते रहेंगे कि इसको वापस लाने के लिए। बस इतनी सी बात हुई। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और जम्मू माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो।
तो बड़ी बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे, चाहे वो नेता हो जो बीजेपी के धुर विरोधी हो, चाहे वो नेता हो जो बीजेपी की विचारधारा को समर्थन करते हो या बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हो। सबने एक मत से, एक सहमति से बात कही कि कश्मीर में शांति स्थापित होना चाहिए। गुपकार गुट के नेताओं ने 370 और 35A पर फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा 370 आपने 70 साल बाद हटाइए। महबूबा मुफ्ती का कहना था 70 साल आपको हटाने में लग गए, हम भी इसको रिस्टोरेशन के लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन कश्मीर के नेताओं ने यह साफ साफ कहा कि अब ये मामला कोर्ट के अंदर है, यानी आज बैठक में कि आप इसको रिस्टोर कर दीजिए, इस तरह की कोई बात किसी भी नेता ने नहीं कही। उनका कहना है इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिटिकल पार्टी और जम्मू कश्मीर के कई लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ डिसाइड करेगा उसी के आधार पर ये पॉलिटिकल पार्टी काम करेंगी। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने किसी ने भी 370 और 35A को फिर से बहाल करने की मांग नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि हमारी बिना सहमति के इसको हटाना राजनीतिक तौर से ठीक नहीं था। जिन 5 मुद्दों पर बात हुई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर में शांति लाना, लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया को शुरू करना, जिसके बाद परिसीमन जो वहां पर चल रहा है उसके बाद इलेक्शन तुरंत हो। जो दूसरी बड़ी मांग थी जिस पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में कमिट कर चुके हैं वो मामला था जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का। गृह मंत्री ने कहा कि जैसे ही परिसीमन खत्म होगा उचित समय आएगा, चुनाव भी होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल लोगों को जमीन का हक देने, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देने की मांग भी इस बैठक के अंदर की गई। तो ये पूरी बैठक का खाका था। सबसे महत्वपूर्ण, महबूबा मुफ्ती ने कोई पाकिस्तान राग नहीं अलापा बैठक के अंदर, कोई बात नहीं हुई बैठक के अंदर कि पाकिस्तान से भी बातचीत करी जाए। सब लोग टोन डाउन थे, उनको पता था कि सरकार 370 और 35A पर वापस नहीं हटेगी, इसीलिए सब ने इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर छोड़ दिया है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं कि इसके मायने क्या है।